ஆரோக்கியத்தையும் அறுசுவையையும் தாரக மந்திரமாய் கொண்டு பாரம்பரிய கருப்பட்டியில் செய்த பக்குவமான பலகாரங்கள், தித்திப்பு நிறைந்த தின்பண்டங்கள், நலனும் நற்சுவையும் நிறைந்த தேநீரும் காபியும் உங்கள் ஆலடிப்பட்டியான் பாரம்பரிய உணவகத்தில். श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महाअनुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी कैसे नेता जिनको यूएस कांग्रेस में एक बार नहीं 2-2 बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण, हर पल देश के लिए जिया है, माँ भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम सबको ज्ञात है
कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी मां से बिछड़ते हैं, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए। और अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर उन्हें कहा था, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली और जो पुराने नारे देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी। भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो ये कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच ही नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, उसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही, दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया, तो हमारे भारत ने किया है। मैं विकसित भारत पर कुछ जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये जनादेश है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इस यात्रा में हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं एक बात करूं स्पोर्ट्स से, स्पेस की और साइंस से, स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था? जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 5 वर्षों के अंदर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भारत की होगी। और ये ऐसे नहीं हो गया। अगर मैं कहूं इनके समय इकोनॉमी फेलियर थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ये सब आपके समय था। एक के बाद दूसरे घोटाले होते थे। लेकिन आज अगर मैं आंकड़े देखकर बताऊं, पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के
कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया। ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% थी। अगर मैं Q3 की बात करूं पिछले साल की तो 8.4% है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। CAGR इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपके समय 8.7% था, आज वो कम होकर 4.8% रह गया। FDI $36 बिलियन थी इनके समय, हमारे समय $72 बिलियन, दुगनी है। एक्सपोर्ट इनके समय $466 बिलियन था, आज $770 बिलियन है। फॉरेक्स रिजर्व जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, विदेशी मुद्रा भंडार माननीय अध्यक्ष जी 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज $650 बिलियन हो गया। 10 साल में हमने देश के खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और ज़रूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी क्या बदलाव आया 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। पहले मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था, हमने 11 करोड़ और नए घरों को नल से जल देने का काम किया, जल जीवन मिशन में किया है। हमने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक तो बिजली पहुंचाई दी, हजारों गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आज देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अलावा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जहां वॉश हम कहते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस क्षेत्र में बहुत काम किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना इलाज कहाँ करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब माँ के बेटे को आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति और बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, 42 सेंट्रल एक्ट्स में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको ख़त्म किया है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कहना चाहता हूँ 63,000 के लगभग कंप्लाइंसेस देश में होती थी, 39,000 कंप्लाइंसेस के बर्डन को ख़त्म कर दिया है और आगे निरंतर प्रयास जारी है कि हम इसको और सुधार करेंगे और जनता को काम करने में और अवसर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंकिंग 184 था, आज 27वां है। बिजली प्राप्त करने में 137वां हमारा स्थान था, आज 22वां है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में 13वां स्थान था, आज वो 25वां है। और ये सारे कदम हमने उस दिशा में उठाए और देश के युवाओं में नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, ये एक आंकड़ा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं जो बदलाव दिखाता है। स्टार्टअप हमारे देश में मात्र 350 थे, हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं थे, आज वो 350 से बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए। और माननीय सभापति जी, इसके साथ साथ हमारा भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम।
हमारे यहाँ पर मात्र 3 से 4 यूनिकॉर्न थी, आज लगभग 107 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बनी है। एक यूनिकॉर्न का मतलब है 8,500 करोड़ से ज़्यादा उसकी वर्थ होना। आज स्पेस सेक्टर भी हमने खोल दिया है, 160 से ज़्यादा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? बैंकिंग क्षेत्र तो पिछली सरकार ऐसा छोड़कर गई थी कि ऐसा लगता था देश के सारे बैंक बंद ही हो जाएंगे, चरमरा जाएंगे। 12 में से 11 की स्थिति तो घाटे वाली थी, अधिकतर पीसीए फ्रेमवर्क में थे। लेकिन हमारी 4R स्ट्रैटेजी ने देश में वो बदलाव किया, रिफॉर्म लाकर, रेजोल्यूशन, रिकवरी लाकर, रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, इन चारों के वजह से आज क्या बदलाव हुआ है। आप कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ पर जो 36,000 करोड़ का मुनाफा आता था पब्लिक सेक्टर बैंक का, आज बढ़कर 1,41,000 करोड़ हो गया, 1,41,000 करोड़। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA थे वो 15% से कम होकर मात्र 3% रह गए। अब ये और कम होने वाले, हमारे बैंक और मजबूत होने वाले हैं। बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 4,50,000 करोड़ थी वो बढ़कर 17 लाख करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गई। इनके समय फ़ोन बैंकिंग चलती थी, फ़ोन होता था, बैंक वाले पैसे दे देते थे और वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते थे। हमने NDA में भी कमी लाए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट में भी कमी लाए हैं। आज उसका प्रभाव माननीय सभापति जी ये फ़र्क पड़ता है। 2014 में एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट था 14.25%, जो कम होकर रह गया लगभग 9%। होम लोन मिलता था 10.15% इंटरेस्ट रेट पर, आज मिलता है 8.40% पर। ऑटो लोन था 10.95% पर, आज रह गया 8.75% पर। पर्सनल लोन था 14.25% इंटरेस्ट पर, आज है 11.5% पर। ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी किन आधार पर हुई है? इसके लिए डिजिटाइजेशन, इजी क्रेडिट और फॉर्मलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति के पास आधार है, बैंक खाता है, मोबाइल का कनेक्शन है और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे भारत में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है और मात्र 5-6 वर्षों में माननीय सभापति जी, जो कुछ हज़ार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई-नाम की सुविधा दी, फास्टैग हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 सेकंड लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पर हुआ है। जहाँ तक मैं इजी क्रेडिट की बात करता हूँ तो मुद्रा योजना एक ऐसी है जहाँ लगभग 43 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए और लगभग 34 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पर मिला और उन लोगों ने अपने काम काज की शुरुआत की है। आपके समय तो बैंक खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता था, 2 लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता था। आज 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते लोगों के घर पे जाकर भी खुलवा दिए। ये सरकार आपके घर द्वार, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही नहीं, SC ST वुमेन के लिए और हमारे SC ST और वुमेन, इन तीनों के लिए आज स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी सरकार लाई, जिससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की सुविधा मिली है। PM स्वनिधि योजना में लगभग 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटरी वालों को बगैर किसी गारंटी के अगर पैसा मिला और अपना व्यापार करने का अवसर मिला तो नरेंद्र मोदी जी की NDA की सरकार में मिला। माननीय सभापति जी, ये कहना आसान होता है, ये कोविड के समय भी जो मदद मिली 10-10 हज़ार रुपये से शुरू किया था। जिन लोगों ने समय पर पैसा वापस कर दिया, डिजिटल पेमेंट से वापस किया, उनका इंटरेस्ट भी माफ़ हो गया। 10,000 की बजाय आज 20,000 का पैसा मिला, 20,000 से 50,000 मिला और आज उनका व्यापार भी बना, कई उनमें से लखपति भी बन गए। अब तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना लाने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रेडी पटरी वालों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हमने नए लेबर लॉज लाए और इसके कारण हमें फ़ायदा मिला। ई श्रम हमने इसको फॉर्मलाइज किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते थे। आज लगभग 30 करोड़ ई श्रम कार्ड बने हैं और EPFO में अगर मैं कहूँ रजिस्ट्रेशन जो नई हुई है वो लगभग 7 करोड़ 40 लाख है, जो 2018 से लेकर
2024 तक हुई, इससे पता लगता है देश में रोजगार की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। डिजिटल इंडिया, अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर कोविन ऐप की बात करूं, आरोग्य सेतु ऐप की बात करूं, ई-नैम से लेकर हमारे जेम पोर्टल की बात करें या डिजिटल OPD सर्विसेज, डिजिटल कोर्ट्स की बात करें, आज हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, गांव में किसको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी? कहाँ कोई 7.5 रुपये में आलू या टमाटर खरीद पाएगा? कैसे पैसों का लेन देन हो पाएगा? आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो वो शायद सोचते थे कि संभव नहीं हो पाएगा, वो असंभव को भी संभव हमारी सरकार ने करके दिखाया। आज भीम UPI, जी भीम UPI, आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स, आज दुनिया की 40% डिजिटल पेमेंट कहीं होती है तो हमारे भारत में होती है। रेडी वाला भी करता है, चाय वाला भी करता है, पटरी वाला भी करता है, बड़ा से लेकर बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी भी करता है। 100 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, 13 लाख करोड़ से ज़्यादा का लेन देन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी ये कहना चाहता हूँ, ये भारत को जहाँ रोकना चाहते थे वहाँ भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको दिखेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूँ, अगर 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था तो पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ और आशा करता हूँ सदन को भी उसके लाभ मिल पाएगा, थोड़ी जानकारी मिलेगी। अगर 2014 में हम कहाँ खड़े थे? 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में 206 रूट थे, आज 609 रूट है। 2014 में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। 2014 में हम 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 16 IIT थे, आज 23 IIT हैं। 2014 में 13 IIM थे, आज 21 IIM हैं। 2014 में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हैं। 2014 में 9 IIIT थी, आज 25 IIIT हैं। और यही नहीं, उस समय 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। तब 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 1,117 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तब 50,000 सीटें MBBS की थी, आज 1,01,000 से ज़्यादा सीटें MBBS की हैं। तब 31,000 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं, आज 65,000 के लगभग सीटें हैं। उस समय और अब के समय में इतना अंतर है माननीय सभापति जी कि उस समय स्टार्टअप 350 थे, आज 1 लाख स्टार्टअप है। उस समय 4 यूनिकॉर्न थे, आज 107 यूनिकॉर्न हैं। तब आपका बैंकों का प्रॉफिट 36,000 करोड़ था, आज 1,41,000 करोड़ है। तब NPA 15% था, 3%। तब मार्केट कैप बैंकों की 4 लाख करोड़ थी, आज 17 लाख करोड़ है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। मैरीन एक्सपोर्ट की बात करूं तो उस समय $5 बिलियन था, आज $8.9 बिलियन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हमारे $6 बिलियन था, आज $24 बिलियन, 4 गुना ज़्यादा हो गया है। टॉय एक्सपोर्ट हमारा उस समय 96 मिलियन था, आज 326 मिलियन, 3 गुना से ज़्यादा हो गया। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे $320 बिलियन से बढ़कर $650 बिलियन हो गए। एक्सपोर्ट हमारा $470 बिलियन से बढ़कर $770 बिलियन हो गया। हमारा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू मात्र 11 लाख करोड़ था, आज 33 लाख करोड़ हो गया। लोगों ने ईमानदारी के साथ टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। उस समय 2 मेगा फूड पार्क थे, आज 200 मेगा फूड पार्क हैं। आपके समय 2 करोड़ आवास बने, हमारे समय 4 करोड़ आवास बने। आपके समय तक 70 सालों में 3 करोड़ घरों में नल से जल था, आज 14 करोड़ घरों में नल से जल है। आपके समय सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे हम मोबाइल फ़ोन के, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं मोबाइल के। माई और बहनों, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उस समय GDP हमारी 1.8 ट्रिलियन थी, आज 3.8 ट्रिलियन पार कर गई है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे और भी मेरे पास आंकड़े हैं, वो थोड़ी देर बाद सुना दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आज जहाँ एक और
सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है, हवाई पट्टियां बन रही हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत आपके समय एक नहीं थी, आज लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन आज अलग अलग रूटों पर देश में चल रही। मेरे साथियों, नेचुरल गैस पाइपलाइन आज 23,000 किलोमीटर से ज़्यादा बिछ गई है। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा भारतमाला परियोजना में प्रोजेक्ट बन गए। आपके समय 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन में, आज हम 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाते हैं। आपके समय ग्रामीण सड़कें बनती थी 30 किलोमीटर एक दिन में, आज बनती है 91 किलोमीटर एक दिन में। क्या कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन। अगर आपकी रफ्तार से देश आगे बढ़ता तो आज वहीं का वहीं खड़ा रहता। आपने 10 साल सरकार चलाई, 11वें नंबर पर ही खड़ी रही। भारत की अर्थव्यवस्था हमने 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके 15% किया। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब कोविड के टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए था अपना व्यापार करने के लिए, तो इनकम टैक्स का रिफंड रिकॉर्ड समय के अंदर जनता को वापस करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आज रिकॉर्ड समय के आपके समय 1.5 साल रिफंड नहीं आता था, आज रिकॉर्ड समय के अंदर आता है। और यही नहीं, हमने बैंकों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया और 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल महाराज जी आप जैसी कई कंपनियों को दिया है, तो भारत सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया था। और यही नहीं, पीएलआई स्कीम की मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम में 8 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 लाख करोड़ के इंक्रीमेंटल सेल्स देखने को मिलती है। और यही नहीं, हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कह रहे और सीनियर लीडर महाराज जी की तो आदत पड़ गई बैठे बैठे कमेंट्स करने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो कमेंट्स करे, तो कमेंट नो, गलत, नो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की, तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह, इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इनको। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एड्स HIV के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा, ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना। आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। अध्यक्ष जी, हम सबके जीवन में जो 500 साल तक हमारी पूर्व की पीढ़ियों के जीवन में भी जो समय नहीं आया, हम सौभाग्यशाली, हम कोविड से भी बच गए। और जो 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला, वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं। और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई, तो किस सरकार ने लगाई? क्यों लगाई है? क्यों लगाई थी रोक को? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें। क्यों राम का विरोध करते हैं? अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर का प्रसारण पर रोक लगाई। माननीय सभापति जी, और जब मैं बात करता हूं विकास भी विरासत की भी, तो हम यही नहीं, सोमनाथ धाम बनाया,
काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया और दिव्य भव्य राम मंदिर भी बनाया है। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर दा लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों का अगर साहिबजादों की शहादत पर भी अगर पूरे देश ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। अरे आपके समय तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, हरमंदिर साहब में क्या क्या हुआ, और 84 के दंगे देश भूला नहीं है। सिखों का कत्लेआम ये कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला पंजाब में कि हमारा वोट शेयर 3 गुना ज्यादा पंजाब की जनता ने बढ़ाया है। लेकिन मैं इन लोगों से ज्यादा अपेक्षा रखता भी नहीं। अरे इन्होंने इस चुनाव में भय भ्रम की राजनीति की, और इन्होंने यहां तक कि वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते थे बोटी नोच लेंगे, आपने उनको भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। क्या कहते थे? बोटी। मैं पूछता हूं साहब, क्या कहा? अरे किसको टिकट दिया? टुकड़े की सोच वाले टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस में शामिल किया और उनको फिर टिकट देने का काम भी किया। अरे जो अफजल गुरु की फांसी माफ कराने की बात करते हैं उनको दिया, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उनको कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? मेरा सवाल ये खड़ा होता है। मैं सवाल पूछता हूं सभा पटल से, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को प्रतिबंधित? एक मिनट, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम से पानी माननीय सदस्य को करेक्शन कर ले, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से करेक्ट कर दे। मैं यही बात दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर मेरी बात में सत्य ना हो तो मुझे कोई भी खड़ा होकर टोक सकता है। ये क्यों आप कह सकते हो टोक सकता है? आपको अधिकार दिया है क्या? कोई नहीं टोकेगा, सबको अपनी आपका बात बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण ऐसे ही मिलता रहे तो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा अच्छी हो जाएगी। अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सदन में हम बैठे हैं, घटना पुराने सदन की है, क्या देश का कोई भी व्यक्ति संसद पर हमला होना देखना चाहेगा? क्या आप में से कोई चाहेगा? तो जो उस हमले में शामिल थे, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा देश के न्यायालय ने दी, फांसी की सजा दी, तो बचाने के लिए सड़कों पर जो उतरे उनके साथ आप समर्थन करने निकल, उनके साथ आप उतर गए बचाने के लिए। अरे कोई और नहीं मिला 140 करोड़ भारत में? क्या मजबूरी थी इनकी? क्या मजबूरी थी? और अब आप चुनाव जहां से चुनाव लड़ने गए वहां से किसी और का नहीं है अध्यक्ष जी, पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी?
कौन सी मजबूरी थी? अरे इनका इतिहास ही वैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें चुनाव के समय और जो माननीय उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने भी जिस ओर किया, संविधान की ओर, मैं वहां पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूं। इनका दर्द सामने नजर आ रहा है, इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया। वो तो यही कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, ये नर्वस 90s में आकर इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे, लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह आज भी नहीं अध्यक्ष जी, क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं। अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की बार बार, माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई हैं, एक और छोड़ गए 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठिए अपनी अपनी सीट पे। Sir, point of order 352. Rules to be observed while speaking. A member while speaking not refer to any matter of fact with a judicial decision is pending.
make preference, personal reference by way of making. Okay, okay. Sir, please expurge. प्लीज 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के तहत बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूं। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो बताओ। Sir, I raised a point, judicial. ओके ओके प्लीज, ओके ओके। अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? क्यों उठा रहे थे? नो, गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? नो, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज़्यादा होती हैं। अब इनका आंकड़ा इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई। जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना है तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था। और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था। भाजपा कांग्रेस में सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई। लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती और हमारा वोट शेयर भी पहले से ज्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण
बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब 99, 98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये 3 बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, और सुनना है। मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला 2 चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेरल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने, और तो और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पॉन्जी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था, और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है, और जो जेल से निकल कर आए थे, जैसे टिफिन ब्रेक, लंच ब्रेक लेकर चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू तिहाड़ चले गए, बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर, इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूलकर देखते देखते। गठबंधन भी किया तो किसने? एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में नहीं किया। आज दिल्ली की जहां पर मैं खड़ा हूं वहीं की हालत देख लीजिए, चोर चोर मुसेरा भाई, सब ने मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई, लेकिन दिल्ली की जनता ने खाता भी नहीं खुलने दिया, सातों की सातों सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी सरकार दिल्ली में है जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री जेल में है, जिसका जेल मंत्री जेल में है, जिसका कानून मंत्री जाली फर्जी MA LLB की डिग्री लेकर वो उसमें जेल में, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और यही नहीं, आपका नहीं, दिल्ली का, आपकी मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपकी बात बाद में करूंगा। और जो देखिए, मुझे लगता था अध्यक्ष जी, जिस तरह से तमिलनाडु में 60 के लगभग लोगों की मौत शराब, नकली शराब के कारण हुई, आपको तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए था। अध्यक्ष जी, जो खड़े हैं मैं समझ सकता हूं, जो बार बार खड़े हो रहे हैं, वो 2G घोटाले के समय किस किस पर आरोप लगा, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम मैं यहां पर लूं। माननीय अध्यक्ष जी,
जब इनको लगा, माननीय अध्यक्ष जी, जब इनको लगा कि घोटाले वालों का सारा गठबंधन इकट्ठा करने के बाद भी, भ्रष्टाचारियों का कुनबा इकट्ठा करने के बाद भी हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति की गई। क्या क्या इस चुनाव में नहीं हुआ? और जिस और इशारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आता था, चाहे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो, चाहे वाले फैलाने की बात हो, ये आज नहीं, ये बार बार इनके प्रयास हैं। और विदेशी ताकतों का हाथ भी इस चुनाव में देखा गया कि किस तरह से हकराया गया। ये ईवीएम पर भी आरोप लगाते गए और बाकी बूथ कैप्चरिंग की तो मैं बात उस पर आऊँगा सब पे। अभी माननीय अध्यक्ष जी, दुख इस बात का है कि इनके कुछ नेताओं ने हम हिंदुस्तान के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की हैं। जहरीले बोल सैम पिटीरोड़ा जो किसी के अंकल, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड हैं, और सर सैम पिट्रोडा का ये बयान, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या सैम पिट्रोडा का ये बयान और कांग्रेस की सोच एक है? अगर ऐसा नहीं तो कौन सी मजबूरी है कि अंकल सैम को पार्टी में लेना वापिस जरूरी है? मैं केवल कांग्रेस से ही नहीं, मैं राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वो सैम पिट्रोडा के बयान से सहमत हैं कि नहीं सहमत है? क्या नस्लभेदी टिप्पणी ये भारत के लोगों को स्वीकार नहीं? मैं पूछता हूं, आप दक्षिण के भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत के लोगों को नस्लभेदी टिप्पणी करते हो, हमें स्वीकार नहीं। ये भारत के लोगों का अपमान है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, चाहे अखिलेश जी हैं, मारन जी हैं, राजा जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बाकी सब हैं, सुदीप दा, बाकी सब लोग हैं, क्या आप सैम पिट्रोडा के बयान से और कांग्रेस की सोच से सहमत हैं? और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि यहीं सर यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो मां भारती के लिए ना बोल सकें, जो मां भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान, जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी, ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी। आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया, तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, devaluating and demeaning it, that too by a party who has forever been acting against the ethos of both the words। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है, और भी अपने लिए किया है। सच्चाई यह है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया।
मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, निकालो जेब से देखो, नकली मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को, उनको प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगा कर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो ये है माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए तमिलनाडु में ही बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है। ये तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं आप पर, ये बिल्कुल। और मैं याद करवाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने आज तक धारा 356 का कितना दुरुपयोग किया है, और इसको दुरुपयोग करते हुए इन्होंने 93 बार 93 टाइम्स राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। अरे इनका अहंकार और तानाशाही इतनी थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के नारे लगाते थे। इंदिरा गांधी जिन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था, उन्होंने भी संविधान पर 50 बार 356 का दुरुपयोग करके सरकारों को बर्खास्त किया था। इंडी गठबंधन की कैसी विडंबना है कि इस गठबंधन में शामिल वामपंथी दल, जिनकी पहली बार अगर सरकार को किसी ने बर्खास्त किया तो उस समय की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने, और कम्युनिस्ट पार्टी आज उनका समर्थन करने की बात करती है। और डीएमके जो इस गठबंधन के हिस्सा हैं, आपकी सरकार को भी उस समय बर्खास्त किया तो कांग्रेस ने किया था, और इंदिरा जी ने तो इसका 12 बार से ज़्यादा दुरुपयोग किया। और यही नहीं, और ये तो कांग्रेस तो इसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ करती रही। मैं आपको कहना चाहता हूं, नेहरू जी ने तो संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया था। देश की संविधान बनने के 15 महीने के अंदर ही संविधान पर सबसे पहला प्रहार नेहरू जी ने किया था। आर्टिकल 19 जो इस देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की, अरे सुनना पड़ेगा भाई, क्यों? अगर माननीय अध्यक्ष जी सच नहीं है तो खड़ा होकर बोले कि नेहरू जी ने नहीं किया। अरे देश की संविधान की आत्मा को खत्म करने का काम किया तो नेहरू जी ने किया था, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। और ये आर्टिकल 19 को इस देश के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इन्होंने उस आर्टिकल को ही अंकुश लगाने का प्रयास किया। यह मामला था ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड पत्रिकाओं पर नेहरू जी की आलोचना हुई। लिखा सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाई थी। तो पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का दर्द, नेहरू जी को तो और धन्यवाद करना चाहिए था ऑर्गेनाइजर का, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया और पहला संशोधन उन्होंने जून के महीने में, इसी महीने में लाए। और इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव, इंदिरा जी के समय वो पंडित नेहरू जी से और आगे निकल गई। 1975 में तो संविधान की हत्या ही कर दी। इमरजेंसी देश ने देखी, वो काला अध्याय देश भूलेगा नहीं। 21 महीनों के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए। अपने हिसाब से मिनी संविधान तैयार करने का, अध्यक्ष जी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, संविधान तैयार करने का काम, मिनी संविधान तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया। 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया। और अन्य सदस्य जब बोले क्रोध नहीं करें, और इसको 5 साल पालन करना है। सर एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन किए गए। उच्च न्यायालय से छीना पीएम पर नियुक्ति के व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार, न्यायपालिका से आपात की न्याय समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत 40 अनुच्छेदों में को बदल दिया गया था। 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान कहा गया। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हमारे समय मात्र 8 संविधान में संशोधन हुए, और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अधिकतर नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए, और इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ गए, लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है? इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है। अब आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। और यही नहीं, मीसा जी, बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। ना जाने कितने लोगों का जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, इन्होंने अनेकों मैं अटल जी की 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जो 1 साल जब इमरजेंसी का हुआ तो उन्होंने क्या कहा था? जुसलाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का, अंतर घट रीत गया, 1 बरस बीत गया। सिंचों में सिमट राजग, किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया। ये हमारे नेताओं ने आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे ईवीएम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं इन सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं विपक्ष के, क्या ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस बार 30% वोट पहले से ज्यादा पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद पर नकेल कसी गई। जो नेहरू जी की गलती थी धारा 370 देकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाकर कांग्रेस ने गलतियां की, उसमें सुधार धारा 370 को सदा के लिए खत्म किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आज वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, और अब तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ। और माननीय अध्यक्ष जी, देश के लिए आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बहुत जरूरी है। हमारी सरकार बनते सशक्त बलों का आधुनिकीकरण मोदी सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार के समय भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर आपने बना दिया था हथियारों का, लेकिन हमारी सरकार ने आपके समय 2014 में 1000 करोड़ से कम एक्सपोर्ट होता था। आज माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट
लगभग 21 गुना ज़्यादा किया। अरे उस समय चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, आज वो मैन्युफैक्चरर बन गया है। और हमारा भारत भी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल आज फिलीपीन और अन्य देशों को बेचने का काम आज भारत उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। आज 1 लाख करोड़, आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माननीय अध्यक्ष जी, आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रक्षा उत्पादन हम खुद कर रहे हैं। रशिया से S-400 लिया, चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर बाकी सारे लिए, राफेल जेट हमने लिया, लेकिन भारत के अंदर हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान बना रहे हैं, INS विक्रांत भी किसी ने बनाया तो भारत ने खुद बनाया है। हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण किया है और हमने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता में दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को आगे बल दिया है, आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक किया। आपने तो हमारी सेना को ना लड़ाकू विमान दिया, ना हथियार दिए, ना गोला बारूद दिया और ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट दी। 10 साल में कुछ नहीं दिया। ये हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम। माननीय अध्यक्ष जी, सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की मैं बात करूं, आज अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड हुए, इतिहास रचा तो हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, 76% कमी इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में आई है और 90% हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी में कमी आई है और 97% सिविलियन डेथ्स में कमी आई। ये अफवाह को भी हमने बहुत सारे कोनों से अलग अलग जगह से हटा दिया है। और यही नहीं, हमने CA लाकर, जिनको वर्षों से नागरिकता नहीं मिली थी, हमारी सरकार ने नागरिकता देने का काम भी CA में किया है। आपकी सरकारों में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी, दंड देने वाले कानून थे, हमने न्याय देने वाला कानून आज भारत को दिया है। अब नाबालिग से बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होगी, देश के खिलाफ सशस्त्र उठाने वाले को, विद्रोह करने वाले को जेल होगी। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा, देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी। आपकी पार्टी और आपकी सरकारें तो कोई बोलता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं। बम धमाके, गैस अटैक करने वाले आतंकवादी जेल जाएंगे। मॉब लिंचिंग करने वालों को भी अब फांसी की सजा होगी और बालिग से रेप करने वालों को भी सजा होगी। आतंकवादियों को जेल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ा रही है। आप चाहे जितना मर्जी विरोध कर लें, आज आपने देखा होगा ऑपरेशन गंगा चलाकर भी, या दुनिया भर के देशों में कहीं आपदा आई हो, अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई बना है तो मदद मांगने वाले से हटकर आज भारत मददगार देश बना है। हमने कोरोना के समय करोड़ों भारतीयों को ऑपरेशन चलाकर वापस लाए और यूक्रेन से 23,000 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाकर देश में सुरक्षित लाई तो मोदी सरकार लाई। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार, आखिरी में किसान पे बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, ये कहते थे कि MSP बंद हो जाएगा। MSP बंद नहीं हुआ। 5.5 लाख करोड़ की खरीद आपके 10 साल में हुई थी, हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद 10 साल में की है। आपके समय 27,662 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। आपके समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिलता था, हमने 1,60,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा दिया है। आपके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में किसानों को बैंकों से मिला, हमने 21 लाख करोड़ रुपया बैंकों से दिया है। आपके समय 6,000 करोड़ रुपया सिंचाई योजना पर खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपके समय गेहूं की खरीद 2,40,000 करोड़ की हुई, हमने 12,40,000 करोड़ की। आपने गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की, हमने 5.5 लाख करोड़ की। आपने दलहन की खरीद 1,964 करोड़ की, हमने 85,000 करोड़ की खरीद दलहन की है। दलहन तिलहन पर भी आत्मनिर्भर भारत को बनाया है। भाई और बहनों, अंतिम बात खेलों की नहीं करूंगा तो नहीं होगी। हमने वर्ल्ड कप
T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का भारत ने जीता है 13 वर्षों के बाद। अब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। अरे भारत की जीत के लिए ताली बजा दो, भारत के खिलाड़ियों के लिए ताली बजा दो। अध्यक्ष जी, इनके हाथ भारत की जीत के लिए नहीं चलते। ये तब भी सवाल खड़ा करते, अध्यक्ष जी अब हमारा देश ओलंपिक 2036 में आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, जो आज के सबसे ज्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते, और यही नहीं, भारत ने एक के बाद दूसरे में मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ट्राइबल के लिए रिकॉर्ड 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोलने का काम किया। महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काम किया। आपके समय महिलाओं को न्याय नहीं मिला। 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल पास करके दिया तो मोदी सरकार ने दिया। मैं इनके पे इतना ही कहूंगा, दामन है दागदार फिर भी इठलाकर चलते हो, जमानत पे है परिवार फिर भी सिर उठाकर चलते हो, बूझो कौन। अध्यक्ष जी, इनका रिश्ता झूठ से कुछ ये गहराता चला गया। जब भी इनका मुंह खुला अफवाह फैलाता चला गया। ये अफवाह फैलाते रहे और हम दुनिया को अपनी उपलब्धियां बताते गए, और देश की जनता ने मोदी जी के ईमानदार दमदार नेतृत्व पर मोहर लगाई है, फिर एनडीए सरकार बनाई है। मैं आपके इस माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले 2 टर्म्स में एनडीए सरकार की रही मोदी जी के नेतृत्व में, इस बार उससे आगे बढ़कर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ये विकास का रथ रुकेगा नहीं। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अंतिम लाइन कहकर मैं यही कहूंगा, थोड़ा मुस्कुराइए विपक्ष वालों, थोड़ा मुस्कुराइए। आप नए भारत में हैं, और ये नए भारत की बुलंद तस्वीर मैंने थोड़ी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जहां मैं एक और उनका धन्यवाद करता हूं, समर्थन करता हूं, और आप सबने मेरी बात सुनी, मुझे अवसर दिया, पार्टी की तरफ से पहला रखने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर चुनने पर बधाई, आप सबको चुनने पर बधाई, और आप सबके माध्यम से मोदी जी को बधाई देता हूं, और यही कहूंगा, ले चलिए भारत को बुलंदियों की ओर, बनाइए विकसित भारत। हम आपके साथ हैं, आप भी आइए, जुड़िए, आप भी आइए। भाई अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए, अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए। ये विकसित भारत की यात्रा में विपक्ष भी जुड़ जाए। ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरे भारत की लड़ाई है, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। इसमें मेरा तेरा नहीं, इसमें बांटने वाला कुछ नहीं, विचारधारा का कुछ नहीं, ये मेरे देश के लिए है। हम अपने देश को अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत मान्य सदस्यगण प्रयास करें, जब कोई मान्य सदस्य बोला तो टोका टोकी नहीं करें।